नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी का किया इस्तेमाल, छोटे व्यापारियों को दी चेतावनी। राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान का उल्लंघन है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस और बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल पर गोलीबारी, हमलावर को पकड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। ये केंद्रीय टोक्यो के बाहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला होगा और वैश्विक स्तर पर डबलिन, म्यूनिख, मलागा और टोक्यो के बाद 5वां केंद्र होगा। GSEC साइबर सुरक्षा के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो भारतीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षा समाधान विकसित करेगा। यह केंद्र उन्नत अनुसंधान, AI संचालित सुरक्षा उपकरण और विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे भारत में कौशल विकास, रोजगार और साइबर सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने कोकापेट, रैतू बाजार और NTR नगर सब्जी मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से साफ किया। यह अतिक्रमण बड़े पैमाने पर फुटपाथ पर शेड और ग्रिल लगाकर सड़क पर उतारे गए थे, जो यातायात में गंभीर बाधा बन गए थे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि दलालों द्वारा छोटे व्यापारियों के नाम पर सड़क पर अनधिकृत अतिक्रमण किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने छोटे व्यापारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि वह सड़क पर अतिक्रमण के बिना एक लाइन में रहें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया, जब वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बहस हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी ने नाराजगी जताते हुए कहा, हम हालात का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वह अकेले जाने को तैयार थे और पुलिस के मार्गदर्शन में भी चलने को तैयार थे, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने संविधान हाथ में उठाते हुए इसे संविधान का उल्लंघन करार दिया और कहा कि यह नया भारत है जहां संविधान को कमजोर किया जा रहा है। आगे बढ़ना भैया, आगे बढ़ लो भैया, आगे बढ़ लो भैया, आगे बढ़ लो भाई, थोड़ा आगे बढ़ लो जरा। निशान, 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 मारना जूम करके। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP
मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही सियासी तापमान बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी ने हजारों मतदाताओं के वोट काटने के लिए याचिका दायर की है। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही इस पर बड़ा खुलासा करेगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इसी तरह की साजिश से चुनाव जीता है। केजरीवाल ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि दिल्ली में उनका यह मंसूबा कामयाब नहीं होगा और चुनाव में धांधली करने की कोशिश का खुलासा किया जाएगा। संभल हिंसा के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है और विपक्षी दलों के नेता हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने की इच्छा जताते हुए प्रशासन के प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में पुलिस का काम अब सिर्फ लोगों को फंसाने का रह गया है, न कि न्याय दिलाने का। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर भी आरोप लगाए। कहा कि प्रशासन ने बीजेपी के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है और लोकतंत्र में यह असहनीय है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। अखिलेश जी, आप से कह रहे हैं कि इसकी साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ फॉरेन पाकिस्तान के कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी गोल्डन टेम्पल में बहुत दुखद है कि इस तरह की घटना नहीं हो और सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह के आयोजन हो या धार्मिक चीजों में वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, किसानों के मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने देखिए, किसान के मुद्दे पे बात ना हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है।
संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए बाजार में, सरसों के तेल की कीमत देख लिए, मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है उसकी वजह से देश में महंगाई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। बेअदबी मामले में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में धार्मिक सजा काट रहे सुखबीर सिंह बादल को बुधवार सुबह गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वह इस हमले में बाल बाल बच गए। दरबार साहब के सामने हमलावर की फायरिंग से गोल्डन टेम्पल में हड़कंप मच गया। हाँ, लेकिन मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया है। फायरिंग करके जानलेवा हमला जड़ा उन्होंने अपने सेवक के सिर ते हथ रख के ते सारा जड़ा और इस घटना की मैं पार्टी वालों निखेधी भी करता और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है एक घटना बहुत बड़ी घटना कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। हमको फिर दोबारा उसी आग में धकेलने की बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी साजिश है कि एक गुरु रामदास के द्वार के ऊपर जो चौकीदार की सेवा कर रहे थे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, उनके ऊपर पिस्टल से फायरिंग की गई। गुरु रामदास का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जान बची। गुरु ने खुद ढाल बन के उनको बचाया। लेकिन ये पंजाब के हालात क्या है, कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं अकाली दल की लीडरशिप के खिलाफ और फिर पंजाब को दोबारा उसी आग में धकेलने की कोशिश हो रही है, ये उसका नतीजा है। तो मैं भगवंत मान से भी पूछता हूं कि ये क्या हाल है तुम्हारी स्टेट का, क्या बना दिया? ये पंजाब पुलिस को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप इस अकाली लीडरों की सिक्योरिटी जानबूझ के विड्रा कर रहे हो, ये मौके दे रहे हो आप कि उनके ऊपर हमले जो है होंगे। इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन है तय तय को उसी के। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। महायुति ने बुधवार को हुई बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है और उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को राज्य के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। इस निर्णय के बाद फडणवीस समर्थन विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। महायुति के नेता 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। चंद्रशेखर बावनकुळे जी, माननीय विनोद तावडे जी, माननीय शिवप्रकाश जी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलार जी, प्रवीण दरेकर जी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्यचे विनय कोरेजी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणाजी, रासपचे रत्नाकर गुट्टेजी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्या समोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है।
मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो. अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे. विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्यासोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि तद्वतच आमचे RPIचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं, त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300वे जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल, जमीन आणि जंगल वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं, ते भगवान बिरसा मुंडा यांची ही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, ज्याची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे. त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे. खरं म्हणजे इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे. प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे. आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी
आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सेओक यूल ने मंगलवार 3 दिसंबर 2024 को आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने और सरकार को कमजोर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। यह कदम देश के राजनीतिक संकट की गहराई को दिखाता है, जिससे राष्ट्रपति यून को लगातार विपक्ष नियंत्रण नेशनल असेंबली की चुनौतियां मिल रही थी। यून ने इस फैसले को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया है। 봉급과 수당 인상, 당직 근무비 인상 등 군 간부 처우 개선비조차 제동을 걸었습니다. 이러한 예산 폭거는 한마디로 대한민국 국가 재정을 농락하는 것입니다. 예산까지도 오로지 정쟁의 수단으로 이용하는 이러한 민주당의 입법 독재는 예산 탄핵까지도 서슴지 않았습니다. 국정은 마비되고 국민들의 한숨은 늘어나고 있습니다. 이는 자유 대한민국의 헌정 질서를 짓밟고 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가 기관을 교란시키는 것으로서 내란을 획책. आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी का किया इस्तेमाल, छोटे व्यापारियों को दी चेतावनी। राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। राहुल गांधी ने कहा, यह संविधान का उल्लंघन है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस और बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुखबीर सिंह बादल पर गोलीबारी, हमलावर को पकड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।